कोर्ट में मुश्तबा दहशतगर्दों ने फौज के काफिले पर फायरिंग की है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। वाज़ेह है कि पुंछ में आज दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज, एसओजी और सीआरपीएफ शहर के कई इलाकों के साथ साथ आसपास के इलाकों की छानबीन कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कल शहर के मोहल्ला जरनेली खालसा चौक में 2 मुश्तबा अफराद को देखा गया था। इन मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत नोटिस में आने के बाद तलाशी मुहिम लगातार चलाई जा रही है। और चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, अभी हमारी आपसे बात हो रही थी, जो बड़ी खबर पुंछ से आई थी कि फौज के काफिले पर हमला हुआ है, गाड़ी पर फायरिंग हुई है। क्या कुछ जानकारी, अब क्या कुछ इस खबर में अपडेट है? देखिए हुरैरा, अभी स्केची जो है डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन कुछ कैजुअलिटी की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल होने के वजह से हम लोग कोई भी स्पेकुलेशन नहीं करेंगे जब तक जम्मू कश्मीर पुलिस या भारतीय सेना कैजुअलिटी की कंफर्मेशन ना दे। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट खबर आ रही है कि कुछ कैजुअलिटी हुई है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये भारतीय सेना की गाड़ी थी या भारतीय वायु सेना की गाड़ी थी। वो अभी कंफर्मेशन होना बाकी है, क्योंकि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है ये 6:15 की घटना है, जब कुछ आतंकवादियों ने एक MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की गाड़ी पे जो शस्त्र जो है जरवाली एरिया बकरबल मोहल्ला के साथ वहां से जा रही थी। ये पुलिस स्टेशन सुरनकोट डिस्ट्रिक्ट पुंछ का इलाका है। तब आतंकवादियों ने इस सेना की गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसकी रिटेलिएशन भी, जो जवाबी कार्रवाई है वो सेना ने की है। अभी जानकारी ये मिल रही है कि ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इस इलाके में एडिशनल फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस की, आर्मी की भेज दी गई हैं। इस पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और जो तलाशी अभियान है इन आतंकवादियों को ढूंढ के न्यूट्रलाइज करने का, वो चल रहा है। अगर आपको याद होगा, ये वही इलाका है जहां पर पहले भी एक आतंकी घटना हुई थी, जहां पर आतंकवादियों ने सेना की एक गाड़ी पे पिछले साल हमला किया था, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से ही इस पूरे इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। लेकिन अभी तक इस एंटी टेरर ऑपरेशन में कोई बड़ी कामयाबी जो है सेना को नहीं मिली है। आज की जो घटना है उसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है और एंटी टेरर ऑपरेशन यहाँ पर चल रहे हैं। जी हुरैरा, बिल्कुल तेजेंद्र जी, क्योंकि कुछ संदिग्ध भी यहाँ पर कल ही देखे गए थे और उसके बाद सर्च ऑपरेशन तो इस इलाके में बहुत पहले से चल रहा है। क्योंकि पुंछ और राजौरी की अगर बात करें, यहाँ पर कश्मीर में जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकवादियों पर नकेल कसी थी, उसके बाद जो टेरर एक्टिविटीज थी ये एक तरह से शिफ्ट हुई थी पुंछ और राजौरी की तरफ, और उसके बाद से फिर यहाँ पर भी अब सिक्योरिटी फोर्सेज एक तरह से अलर्ट हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक चीज यहां पर और तेजेंद्र जी समझने की है कि आखिर क्योंकि कश्मीर में अब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो गई हैं, वहां पर किसी तरह की ये नापाक हरकत नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से अब ये पुंछ, जम्मू, राजौरी, ये जो इलाके हैं, नया जो पूरा एक सेक्टर आप इसे कह लीजिए, उसे ये निशाना बना रहे हैं बार बार। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जब से धारा 370 हटाई गई है तब से पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी आका हैं वो इस बात को लेकर परेशान थे कि जम्मू कश्मीर में जो वो चाहते थे कि यहाँ पर माहौल खराब हो, कत्लो गारत का सिलसिला जो है वो चलता रहे। जब वो उस चीज को लेकर विफल हुए तो उन्होंने जो पाकिस्तान की तरफ से जो उनके आका थे, उन्होंने ये कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के जो पीसफुल इलाके हैं, जहाँ से थोड़ा सा फोकस जो है वो शिफ्ट हुआ है, उन इलाकों में फिर से आतंकवाद को रिवाइव किया जाए, वहां पर आतंकवादियों को भेजा जाए। वैसी ही इसी चीज को, इस आतंकवाद की आग को हवा देने के लिए लगातार पाकिस्तान से आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है, ड्रोन के द्वारा हथियार भेजने की कोशिश की जाती है। राजौरी और पुंछ का जो इलाका है, देखिए काफी कम्युनली सेंसिटिव इलाका है। हालांकि यहाँ पर
कभी कोई इतना मेजर कम्युनल टेंशन नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान की साजिश रहती है कि इस इलाके में कम्युनल टेंशन करके हालात खराब किए जाएं। The person you are speaking with has put your call. तो जिस तरह से तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी बता रहे थे कि अब वैली में यानी कश्मीर में खासतौर से बात की जाए, जिस तरह से यहाँ पर अब दायरा आतंकवादियों के खिलाफ तंग हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर अलर्ट रहती हैं। ऐसे में अब सॉफ्ट टारगेट एक तरह से जम्मू के कुछ इलाके जिसमें पुंछ और राजौरी के इलाके हैं, दरअसल ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर जंगल काफ़ी घने जंगल हैं, उनका फ़ायदा अक्सर दहशतगर्द उठाते हैं और इस तरह के हमले करते हैं। पिछले कुछ महीनों से कई अटैक यहाँ पर हुए हैं, बल्कि पिछले 1-2 साल की बात की जाए तो यहाँ पर कई इस तरह के अटैक हुए हैं जिसमें कई सिक्योरिटी जवान हलाक भी हुए हैं। लेकिन इसके बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन इलाकों में भी अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार पुंछ और राजौरी के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। एक दिन पहले ही यहाँ पर कुछ संदिग्ध आतंकवादी मुश्तबा दहशतगर्दों को एक तरह से देखा गया था और उसके बाद सर्च ऑपरेशन और बढ़ा दिया गया था। आज की जो वारदात हुई है, आज जो आतंकी हमला हुआ है, इस बारे में जो जानकारी मिल पा रही है, शुरुआती तौर पर यही जानकारी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी पर दहशतगर्दों ने काफिले पर हमला किया है। लेकिन यह हमला किस तरह का है, इसमें क्या कुछ जानी नुकसान भी हुआ है, क्या कुछ सिक्योरिटी जवान या फिर जो आतंकवादी हैं क्या वो मारे गए हैं, क्या इसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए, इस तरह की जानकारी कुछ देर में निकल कर आएंगे। उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं और लगातार पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अब मुहासरे में ले लिया है। जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि पुंछ में आज दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन एक तरह से जारी रखा गया था, जब वो मुश्तबा दहशतगर्दों को यहां पर देखा गया था। 2 मुश्तबा दहशतगर्द, हालांकि इससे पहले भी खबर थी कि सरहद के उस पार से सरहद के इस पार कुछ आतंकियों को एक तरह से घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, एसओजी और सीआरपीएफ शहर के कई इलाकों के साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं उनकी छानबीन भी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि कल ही शहर के मोहल्ला जर्नैली खालिसा चौक में भी 2 मुश्तबा अफराद को देखा गया था। इन मुश्तबा अफराद की नक्ल हरकत नोटिस में आने के बाद तलाशी मुहिम लगातार चलाई जा रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और पुंछ में जो वारदात हुई है, पुंछ में जो हालिया जो अटैक की खबर आ रही है, जिस हमले की खबर आ रही है, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अपनी तरफ से इस हमले का जवाब दे रही है। जो अपडेट आएगा, जो खबर इस पर आएगी, लगातार हमारी नजर इस पर एक तरह से बनी रहेगी और तमाम इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो पुंछ के सुरनकोट में मुश्तबा दहशतगर्दों ने फौज के काफिले पर हमला किया है। पूरी तस्वीर तो अभी इसकी साफ नहीं हुई है, लेकिन लगातार हमारी नजर में बनी हुई है और कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है और सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। क्या करना, डाउन आप करना ही डाउन भाई टाइम तो बना ले दो। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
और अब बात तशहीरी मुहिम की करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का रोड शो बीरवा में हुआ है। इनके हमरा पार्टी के कई लीडर भी मौजूद रहे। रोड शो नाराबल से शुरू हुआ था और ये बीरवा के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा है। उमर अब्दुल्ला का ये रोड शो काफी अहम माना जाता है क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीरवा हल्के से ही असेंबली सीट पर जीत दर्ज की थी। इसी गरज से ये रोड शो वोटरों को अपनी जानिब लुभाने के लिए अहम माना जा रहा है। लोगों को बीजेपी का उम्मीदवार चाहे या बगैर बीजेपी का, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। बीजेपी से मुतालिक उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सब कुछ आया है। उन्होंने यहां कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया बल्कि पीछे से कुछ उम्मीदवारों की हिमायत कर रहे हैं। अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से मुतालिक उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह सब आया है कि उनके तार किससे जुड़े हैं। बात है कि उनके कहने और करने में बहुत फर्क है। अगर वो अपने खुद की बातों को सही मानते तो उन्होंने इस इलेक्शन में खासकर कश्मीर की जो 3 सीटें हैं उनमें अपने उम्मीदवार खड़े किए होते, लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार आपको कश्मीर की सीटों पर नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या फैसला किया है कि दूसरों की पीछे से जो है दूसरों की हिमायत कर रहे हैं। वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी तार किस तरह से जुड़ी हुई है। वो खुद अब अपनी तकरीरों में इस चीज़ को तस्लीम करना शुरू कर रहे हैं कि वो बीजेपी हैं और बीजेपी के साथ उनका रिश्ता है। तो अब हम लोगों को सिर्फ ये फैसला करने पे गुजारिश कर रहे हैं कि वो फैसला करें। उनको बीजेपी का उम्मीदवार चाहिए, उनका अपना उम्मीदवार चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारामूला पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बीरवा कंस्टिट्यूंसी में रोड शो हुआ। उमर अब्दुल्ला ने काउसा कान्हामा मागाब में जियारत पर हाजिरी दी। एनसी ने रसू, बडगाम, ज़ेरहार, चायरा, पेटमा खमा, रिटसन और बीरवा के दीगर इलाकों में भी रोड शो किया। इनके हमरा बीरवा कंस्टिट्यूंसी के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद शफी और दीगर लीडरान मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला का ये रोड शो काफी अहम माना जाता है क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीरवा से ही असेंबली सीट में जीत दर्ज की थी। सर, कल सजाद लोन साहब ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि आपने कहा कि बीजेपी छोड़ दीजिए, छोड़ दे। कोई बात नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला को हमने सवाल पूछा था, जो सजाद गनी लोन साहब ने बताया था कि वो दिखाएं और बताएं कब उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी हूं, और अब उमर अब्दुल्ला ने उस पर जवाब देने से इनकार कर दिया है। और आप देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला को जब हमने सवाल पूछा है कि सजाद गनी लोन ने कल चैलेंज दिया है उमर अब्दुल्ला को कि वो इस सवाल का जवाब दे कि उन्होंने कब बोला है कुपवारा में कन्वेंशन में कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, वो फुटेज दिखाए और वक्त बताएं। और उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि अगर उमर अब्दुल्ला वो दिखाएं तो मैं उसे माफ़ी मांगू। मगर उमर अब्दुल्ला ने जब भी हमने इनसे सवाल पूछा तो उन्होंने इस जवाब देने से इनकार कर दिया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने श्रीनगर में अपनी रिहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की और कहा कि उमर अपने बयानात से मीडिया और लोगों को यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि मैंने मुखातिब किया है कि मैं बीजेपी की हिमायत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम पहले उमर अब्दुल्ला को टूरिस्ट कहते थे, अब हम इसे टरबाज कहेंगे। हम ECI से अपील करते हैं कि उमर अब्दुल्ला के बयानात पर नजर रखें। उमर सिर्फ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे बहुत पहले यकीन था कि बीजेपी कश्मीर में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। ये 2019 के नताइज के बाद उनके लिए अखलाकी रद्द-ए-अमल होता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कुछ मुस्लिम लीडरों को किराए पर ले लिया है। उन्होंने उमर और फारूक अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि JK PCI आने वाले दिनों में शुमाली कश्मीर में सबसे बड़ी रैली निकालेगी। अब यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब का मानना है कि खुदा ने उनको माफ कर दिया, तो सर्टिफिकेट लाए हैं वो ऊपर से कि उनको माफी है, बाकियों को माफी नहीं है। बीजेपी कश्मीर में पेरिफेरियल, बीजेपी को लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में नॉर्थ कश्मीर से 1% और श्रीनगर से 0.25% वोट आया। अब जैसे हमें 23% वोट आया। PDP को भी शायद नॉर्थ से लगभग 18% वोट आया, राइट? नहीं, 16% वोट आया। तो मीन्स के
उनका कहना है कि जो 50-60% वोट है, जो 1% बीजेपी है, उनका जो प्रॉक्सी है वो 60% का है। अब मैं आपको बता दूं, मुझे अंदाजा था 1 साल पहले कि जब भी यहां पार्लियामेंट होगा बीजेपी कैंडिडेट नहीं उठाएगी। वो इसलिए कि 2019 के आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये इनका पहला इलेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, पार्लियामेंट में क्या हुआ, लेकिन कश्मीर में ये पहला उनका मॉरल एक्सेप्टेंस या मॉरल रिजेक्शन होता। बच्चे को भी पता थी कि ये इसमें कैंडिडेट नहीं उठाएंगे, बिकॉज अगर इनको फिर वो 1% आता है तो दैट वुड हैव मीन मॉरल रिजेक्शन। तो इन्होंने बड़ी चालाकी की, इन्हें कैंडिडेट ही नहीं उठाया। अब पूरे हिंदुस्तान में काफी मुसलमान बीजेपी ने रेंट पर लिए हुए लीडर हैं, वो बयान देते हैं जिससे उनको हेल्प होता है। बाप बेटा भी रेंट पर है, पार्टली रेंट मिलती है और पार्टली की जेल से बाहर रहना है, केस बड़े हैं करप्शन के। अब यही उमर अब्दुल्ला साहब, जो भी एंटी वोट होगा, जो कि लगभग अब की बार 75 से 80% होगा, उसको बोलते हैं ये बीजेपी का वोट है। याद रखना, यही बीजेपी कल बोलेगी कि उमर अब्दुल्ला का बयान देख लो, जो हमारे खिलाफ थे, इसके खिलाफ थे, वो सब बीजेपी के साथ थे, विच मीन्स अ मॉरल एक्सेप्टेंस की 370 को जो हटाया, कश्मीरी ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ। इट्स अ शेमलेस थिंग। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लीडरों का जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में रेंट पर हैं। नाम आपको भी पता है, जो वोट काटते हैं, तोड़ते हैं, रेंट पर हैं, उनका काम कर रहे हैं। वरना तो ये बड़ी उनके लिए मुश्किल थी, जब वो उठाते 1% वोट आता, 2% वोट आता, तो क्या मुंह दिखाते। बट ही इज देयर टू डिफेंड फॉर दैट इज इट, दैट्स एज सिंपल एज दैट। आपकी इत्तला के मुताबिक अब तो मोहब्बत जी को भी उसने एंटर कर दिया उसमें। अब तो हम अकेले नहीं रहे। जब वो बाकी लोग लड़ने आए, क्या उनको नहीं एंटर किया? किसको नहीं छोड़ा? अच्छा आप मुझे बताओ एक पार्टी जिसको इन्हें बीजेपी नहीं बोला, आप बताओ। चलिए, एक कांग्रेस के बगैर किसको इन्हें बीजेपी नहीं बोला? नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इफराज जान ने सज्जाद लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि माजी में और हाल ही में ऐसे कई वाकयात सामने आए हैं जिससे सज्जाद लोन और बीजेपी के दरमियान ताल्लुक वाज़ेह होता है। उन्होंने कहा कि सज्जाद लोन अपनी हार को देखकर घबराए हुए हैं, इसलिए उमर अब्दुल्ला के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोन साहब एक बड़ी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि उनका दिमाग छोटा है, उनका दिमाग बहुत बड़ा है, और वही थे जिन्होंने पीडीपी और बीजेपी का अलायंस बनाया, जो इसके प्लानर थे। तो क्या वो भी झूठ है? वो कहते हैं जब उन्हें मिनिस्टर बनाया गया, बीजेपी ने उन्हें एज अ रिवॉर्ड मिनिस्ट्री दी, क्या वो भी झूठ है कि उन्हें बीजेपी ने मिनिस्टर बनाया? उसके बाद जब पैलेट्स चलाए जाते हैं हमारे बच्चों पे, सजाद गनी लोन साहब असेंबली में और एक बहुत बड़ी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को फिर से 2 बयान देते हैं, जहां वो कहते हैं पैलेट्स चलाना ज़रूरी है क्योंकि ये एक नॉन लीथल वेपन है। तो क्या वो बयान भी झूठे हैं? उनकी सरकार में, जिसमें सजाद गनी लोन साहब मिनिस्टर रहे, वो कहते हैं उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा PSA लगाए 2016 में, क्या वो भी झूठ है? उसके बाद अगर आप देखेंगे, जो तरुण चुग साहब हैं, जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो कहते हैं सजाद गनी लोन साहब को बीजेपी के कोटे पे मिनिस्टर बनाया गया था। तो क्या तरुण चुग साहब भी झूठ बोल रहे हैं? उसके बाद 2018 में वो चिट्ठी लिखते हैं हमारे गवर्नर साहब को, उस वक्त के गवर्नर साहब को, और कहते हैं कि मेरे पीसी के 2 MLA हैं और बीजेपी के मेरे पास 18 MLA हैं, मेरे 2, बीजेपी के 18, मिल के हम एक सरकार बनाना चाहते हैं बीजेपी के साथ। क्या वो चिट्ठी भी झूठ है? उसके बाद 2018 में राम माधव साहब यहाँ आते हैं और एक 3rd फ्रंट बनाने की अनाउंसमेंट करते हैं। उस 3rd फ्रंट में साफ साफ तौर पे बोलते हैं सजाद गनी लोन उस 3rd फ्रंट का पार्ट है। तो क्या राम माधव साहब भी झूठ बोल रहे हैं? अभी हाल ही में तरुण चुग साहब बीजेपी के दिन दहाड़े मीटिंग करते हैं सजाद गनी लोन साहब के साथ और अल्ताफ बुखारी साहब के साथ। तो क्या वो वीडियोस भी झूठे हैं? उसके बाद दूसरे ही दिन अल्ताफ बुखारी साहब अपना सपोर्ट जो है उनको दे देते हैं। तो क्या अल्ताफ बुखारी साहब भी झूठे हैं?
अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुजफ्फर शाह ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर इंतशार से गुजर रहा है और इस हंगामे को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए हमने वादी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू और उधमपुर में कांग्रेस के उम्मीदवारों की हिमायत करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम सबको मदऊ करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों का इंडिया अलायंस में शामिल होने की दावत देते हैं और सभी इलाकाई सियासी जमातें एक खाका बनाए कि हम उनकी हिमायत कैसे कर सकते हैं। इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 और अपने लद्दाख के जो जॉइंट कैंडिडेट हैं वहां से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसके पहले जो जम्मू के 2 थे कांग्रेस के, हमारी तरफ से एएनसी की तरफ से जम्मू में भी भरपूर काम हुआ और यहां पर अब वैली में हम 7 मई से श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 4-5 जगह पे हमारी तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के तहत मीटिंग्स, छोटी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स की जाएंगी और उसके बाद बारामूला में मेन जगहों पर एएनसी की तरफ से बुलाई जाएगी मीटिंग्स और पब्लिक मीटिंग्स भी, और उसके बाद आपके अनंतनाग के लिए वहां पर भी करीब 3-4 जगहों पर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के तहत, और जो पहला हमारा प्रोग्राम होगा वो 7th को होगा और वो एक पब्लिक मीटिंग होगी एएनसी की तरफ से, और उसमें तमाम जो यहां पे हमारे हम ख्याल जमाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, अपने कांग्रेस को, अपने जेके पीएम वाले और हमारे सीपीएम, उनको बाज़ाब्ता तौर तहरीरी दावत दी जाएगी कि वो इन मीटिंग्स में अपनी शमूलियत करें। और हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि हम वोटों की भारी अक्सरियत से इंडिया अलायंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कैंडिडेट्स यहां से और लद्दाख और करगिल में जो अलायंस के कैंडिडेट हैं उनको भारी अक्सरियत से कामयाब किया। श्रीनगर के फतेह कदल में अवामी इजलास से खिताब करते हुए अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आपकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि यहां तरक्की के बहुत काम होने बाकी हैं। श्रीनगर में वोट 13 मई को डाले जाएंगे। इस तशहीरी मुहिम इन दिनों उरूज पर है। हमारे लिए ये फख्र का मुकाम है कि आज शहर खास के हमारे भाइयों बहनों बच्चों ने आके हमारी बात सुनी। मैं इनको भी वादा किया और आपको आपके वसातत से भी शहर खास को वादा देता हूं, अल्लाह के फजल से हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे और आपकी ये मुसीबतें जिनमें आपको मुब्तला किया गया है, मैं अपनी आंखों के इनसे निकालने की कोशिश करूंगा। जो कांटे आपके रास्ते में बिछाए गए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कांटे अपने आंखों से निकालूं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी हमारी पुलिस है, तनकीद करना मेरा हक है। मैं अपनी पुलिस को मशवरा भी दे सकता हूं, तनकीद भी कर सकता हूं, बच्चों को भी मशवरा दे सकता हूं। ये तो एक लीडर का काम होता है कि जहां गलत देखे गलत को गलत कहे, सही को सही कहे, इसीलिए तो हम खिदमतगार हैं। आई वेलकम दैट। मैं मुबारकबादी देता हूं मीरवाई साहब को। ये सच बात है कि इलेक्शन है, इसको किसी रेफरेंडम से ताबीर नहीं किया जाना चाहिए। वो शरारती अनासिर जो इसको एक रेफरेंडम का नाम दे रहे हैं, वो फिर एक बार जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उल्टे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। और यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक। रविंद्र रैना ने न्यूज 18 जेकेएलएस से बात करते हुए कहा कि हाईकमान को मेरी तजवीज़ ये थी कि हमें जम्मू कश्मीर की तमाम 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी के लीडरों के पास बेहतर मंसूबे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह कर दूं कि जो भी कश्मीर वादी से चुनाव लड़ रहा है वो बीजेपी की हिमायत के बगैर जीत हासिल नहीं कर सकता। बीजेपी की हैसियत किंग मेकर की है। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत तरीन
काडर वादी कश्मीर में है। साउथ कश्मीर, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ की सीट हो, श्रीनगर पार्लियामेंट हो या बारामूला नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट सीट हो, बीजेपी का बहुत जबरदस्त तंजीमी नेटवर्क है। भले ही हम खुद बीजेपी के मैंडेट पर यहां इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अलबत्ता अपने वर्करान से, अपने जितने भी काडर है उनसे बातचीत करके आने वाले दिनों में हम फैसला ले लेंगे कि बीजेपी की वादी कश्मीर में 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में क्या हिकमत अमली रहेगी, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। हम उसको अपने वर्कर्स के साथ मिलकर तय कर रहे हैं। बीजेपी चाहे एमपी के इलेक्शन में यहां अपना किंग मेंबर पार्लियामेंट ना बनाए, लेकिन किंग मेकर की पोजीशन में है। जिसको बीजेपी का साथ होगा वही कैंडिडेट जीतेगा। मैं चाहता था कि इसी कयादत में, इसी टाइम में कश्मीर में कमल का फूल खिलता। हालांकि हमने बल्दियाती इलेक्शन में शहरों में 7 यहाँ शहरी म्युनिसिपल कमेटीज में बीजेपी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे। बीडीसी के चेयरमैन बीजेपी के मैंडेट पर जीते। 3 हमारे डीडीसी यहाँ श्रीनगर के बलहामा से एजाज साहब और पुलवामा से हमारी बहन मिन्हा लतीफ साहिबा और गुरेज से एजाज हुसैन साहब वहां से जीते, बीजेपी के मैंडेट पर जीते। अब मेरी सोच और मिशन था कि मैं वादी कश्मीर से एक मेंबर पार्लियामेंट जिताकर पार्लियामेंट में भेजता, जो यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करता और जो बीजेपी के मैंडेट पर होता। अलबत्ता आज भी बीजेपी जिसके सर पर हाथ रखेगी वही जीतेगा। बस आखिर में यही बताइए कि एक मैसेज अपने काडर के लिए जो कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। बहुत जल्द हम फैसला ले लेंगे। बीजेपी का काडर कभी डिसअपॉइंट नहीं होता। बीजेपी का वर्कर सिपाही होता है और सिपाही जो उसको हुक्म मिलता है फिर वो जी जान की बाजी लगाकर काम करता है। बहुत जल्द मैं अपने तमाम वर्करों से मुलाकात करके इस पर पार्टी फैसला ले लेगी। बीजेपी में फैसले बंद दरवाजों के अंदर नहीं लिए जाते, अपने वर्कर्स के साथ सलाह करके वर्कर के राय अनुसार फैसले लिए जाते हैं। मैं तमाम वादी कश्मीर के वर्करों से मुलाकात कर रहा हूं और बहुत जल्द ऐलान कर दूंगा। वादी की 3 लोकसभा नशिस्तों के लिए तकरीबन 1,13,000 कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स वोट डालने के लिए अहल हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बराए माइग्रेंट्स डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा कि माइग्रेंट वोटरों के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में वोट डालने के लिए पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे वोटर्स जो आउटसाइड स्टेट्स में मुकीम हैं वो बैलेट के जरिए वोट डाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोकसभा इलेक्शंस की गहमा गहमी है। अब जो सारा कंसंट्रेशन है वो कश्मीर वैली की 3 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर है और लद्दाख की 1 सीट पर है, जिस पर चुनाव अभी बाकी है। जम्मू और उधमपुर की सीटों पे चुनाव हो गया है। अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो वहां पे जो 3 सीटें हैं उसमें कई कश्मीरी पंडित वोटर भी हैं। तकरीबन 1,13,000 के करीब कश्मीरी पंडित माइग्रेंट वोटर हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित ज्यादातर हैं। मुस्लिम और सिख कम्युनिटी के भी कुछ वोटर हैं इसमें। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर रियाज अहमद। ये ARO है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं इसके लिए और ऑफिशियल है ये रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट में। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पूछना चाहूंगा रियाज साहब कि क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, कितने वोटर हैं टोटल, कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और किस तरह से अरेंजमेंट्स हैं कश्मीरी पंडित ये वोटर्स के लिए? अच्छा, देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो एम स्कीम थी, जो बड़ी देर से डिमांड थी कि एम स्कीम को स्क्रैप किया जाए, एम फॉर्म को, वो इस बार स्क्रैप हो चुका है। एम फॉर्म जो है उसकी जगह हमने वोटर्स को मैप किया है कंसर्न जोन्स के साथ और हर जोन के साथ एक पोलिंग स्टेशन जो है वो मैप किया है। और इस हिसाब से हमारे जम्मू में जो है स्पेशल पोलिंग स्टेशन 21 हैं, तो इसी तरह उधमपुर में 1 पोलिंग स्टेशन है और दिल्ली में 4 है। दिल्ली में जो हालांकि ये स्कीम जो है अब कंटिन्यू करेगी एम फॉर्म जो है, और जम्मू और उधमपुर में ये स्क्रैप कर दिया गया है। तो इसके बाद जहाँ तक बात रही हमारे वोटर्स की, तो वोटर हमारे पास माइग्रेंट वोटर एज ऑफ नाउ हमारे पास 1,13,000 के करीब माइग्रेंट वोटर है और जो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60,000 जम्मू में रिजाइड कर रहे हैं। तो उनके लिए फैसिलिटीज़ इलेक्शन कमीशन ने, जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, पिक एंड ड्रॉप जो है सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रहेगी। जो भी कंसर्न एरियाज़ हैं हमारे पास जम्मू में हमने 16 से 17 लोकेशन कहाँ पे थोड़ा और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
वोट देने में इतना दौरान्य सामग्री बरामद। एसआईए ने जम्मू में फरार आतंकवादी अब्दुल हमीद खान की संपत्ति की जब्त। राजौरी में कई आतंकवादी हमले में शामिल रहा अब्दुल हमीद लश्कर के लिए पाकिस्तान से कर रहा है काम। शोपिया जिला अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही, दवाइयां समेत कई जरूरी सामान खुले आसमान के नीचे रख दिए गए, जिससे इन सामानों के खराब होने की आशंका बढ़ गई। रियासी के डीसी विशेष महाजन ने मातृ शिशु अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में मिली एक्सपायरी डेट की दवा, डीसी ने कार्रवाई के दिया आदेश। मथुरा के गोवर्धन इलाके में युवक का मिला शव की नहीं हो सकी शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। भोपाल के जेपी नगर में नगर निगम की महिला कर्मचारी से मारपीट, कचरे को लेकर विवाद में हुई मारपीट। दो भाइयों ने धारदार हथियार से निगम कर्मियों पर किया हमला। उज्जैन में लापता नाबालिग के साथ गैंगरेप, नाबालिग ने माता पिता को सुनाई आपबीती, 3 लोगों पर गैंगरेप का मामला दर्ज। बुरहानपुर के 3 वार्डों में डायरिया का प्रकोप, 200 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती। 4 पीडीपी के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार वहीदुर्रहमान पर्रा का कहना है कि इंडिया अलायंस की जानिब से पीडीपी को पार्लिमानी इंतखाबात में हिमायत न करने के बावजूद भी पीडीपी की जानिब से इंडिया अलायंस को हर सतह पर हिमायत कर रही है। पीडीपी के उम्मीदवार वहीदुर्रहमान पर्रा ने पुलवामा के हर इलाके में इंतखाबी मुहिम के दौरान न्यूज 18 JKLH के साथ बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। पर्रा ने कहा कि इनकी एनसी और अल्ताफ बुखारी के साथ कोई जाती लड़ाई नहीं है, बल्कि वो आवाम की सही नुमाइंदगी करना चाहते हैं, जो कि गुज़िश्ता 5 साल से खामोश है। वहीदुर्रहमान पर्रा ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि इस बार लोग वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे। राहुल गांधी के फेवर में, इंडिया अलायंस के फेवर में बात करती है, वो महबूबा जी करती है मुसलसल, इर्रेस्पेक्टिव कि उन्होंने इलेक्टोरली हमें फायदा नहीं दिया, या हमारी कैंपेन इस वक्त भी एनसी के खिलाफ नहीं है, अल्ताफ साहब के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। हम लोगों की बात करना चाहते हो। यहाँ जो घुटन का माहौल है, डर का, खौफ हिरास का माहौल है, खदशे जो लोगों के, हम उसकी बात कर रहे हैं। और हम तो यहाँ तक कि हमें कोई सरकार से भी मतलब ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हम लोगों की बात करते रहेंगे और बात रखते रहेंगे, ताकि लोगों को लगे कि ये जो साइकिल है साइलेंस का, ये खत्म हो और लोगों को लगे वी आर एबल टू सांस ले सकते हैं हम अपने यहाँ। देखिए मसले, देखिए वो हिस्ट्री में अगर जाएंगे पुरानी चीजों में, तो उसमें तो फ्यूचर हमारा है नहीं। इस वक्त के मसले ये है कि आवाम की बात कौन करेगा, लोगों की बात कौन करेगा, यहाँ के रिसोर्सेज की बात करेगा, बेरोजगारी की बात कौन करेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज की बात कौन करेगा, जो एब्रोगेशन की बात कौन करता है। इस वक्त मुद्दे जो है वो इस वक्त जख्म हरे है, यहाँ नए नए जख्म लगे पिछले 5 सालों में। तो जो आवाज लोगों की बनेगी, जो लोगों की बात करेगा, तो लोगों का रुझान भी उसी तरीके में है। ये चाहते हैं दिल्ली से ही मैनेज करके सारा हो जाए, वहां से ही प्रेशर करके, यहाँ से खरीद फिरोख्त करेंगे, लोगों को खरीदेंगे, एक दूसरे को लड़वाएंगे आपस में। बट हम उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। हमें लगता है अपनी पार्टी के लीडर मंजूर अहमद गनाई ने तराल के आरिपुल इलाके में घर घर जाकर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी श्रीनगर के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर के हक में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि साबिका सरकारों ने तराल के लोगों का इस्तेहसाल किया है। अगर त्राल में मनी सेक्रेट होगा, अगर त्राल का हॉस्पिटल अच्छा होगा, अगर त्राल के हेल्थ सेंटर्स अच्छे होंगे, तो समझ लेना कि ये पूरी त्राल के पब्लिक को फ़ायदा है। अगर मनी सेक्रेट नहीं मिला, अगर वहाब साहब रोड नहीं मिला, अगर अभी तक हेल्थ सेंटर की हालत ठीक नहीं है, तो मुझे बताइए वोट किस बेस पर देंगे लोग। तो आज लोगों के पास एक ताकत है। लोगों को जब ये लोग आए हैं लोगों के पास, तो वोट मांगने के लिए लोगों को इनसे पूछना चाहिए कि आप बताइए आपने 12 साल में किया क्या। हमने तो बार बार आपको कंधे पे रखा है, खासकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। अभी तक 3 बार एमएलए रहा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। ये इसका मतलब नहीं है कि मुश्ताक शाह रहा। तो चीफ मिनिस्टर पीडीपी की थी ना। मुझे बताइए क्या कभी उसको ये ख्याल नहीं आया कि त्राल ने मुझे आज तक इज्जत दिया। परसों भी कोई लीडर बोल रहा है कि त्राल वालों ने बार बार पीडीपी को इज्जत दिया। इसका मतलब खाली ये है कि हम सेंटिमेंट्स पे वोट लेंगे। इसका मतलब खाली ये है कि हम आज लोगों को यही कहेंगे कि जनाब आपको आज अपनी इज्जत और विकार के लिए काम करना है। पहले सबसे बड़ा जो इशू है हेल्थ, एजुकेशन, ये आप देखो त्राल में क्या हालत है इसकी। मुझे बताइए अभी तक ये चीजें जो मिलनी चाहिए नहीं मिला, तो अब कौन सी रिप्रेजेंट। वस्ती और जनूबी कश्मीर की नशिस्तों पर लोकसभा इंतखाबात से पहले सियासी पेशरफ्त में समाजी और सियासी कारकुन वकार
एच भट्टी ने अपनी अहलिया रूही भट्टी के हमरा जम्मू और कश्मीर और अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। काबिल जिक्र बात यह है कि भट्टी ने कई दीगर समाजी और सियासी कारकुनों के साथ मिलकर गुज़िश्ता साल जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक के नाम से एक सियासी जमात का आगाज किया और भट्टी को सियासी तंजीम का चेयरमैन नामजद किया गया था। जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक पार्टी में कोई सियासी सरगर्मी न होने की वजह से उन्होंने कश्मीर अवामी तहरीक को छोड़कर अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको याद दिला देना चाहता हूं, जब मैं कश्मीर के अंदर पहली बार आया 2012 में, तो मैं लोगों को यहाँ तड़पते हुए, मरते हुए और लोगों को जेलों में जाते हुए देखकर मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ काम करना चाहिए। मैंने काम किया, मैंने जंतर मंतर पे 50 से ज्यादा प्रोटेस्ट किए, हंगर स्ट्राइक की। 16 में जेल में गया जब पीडीपी की हुकूमत थी, 17 में जेल में गया, 18 में भी जेल में गया, 19 में वाहिद आदमी मैं था जो नेशनल टीवी के ऊपर ना वहाँ पीडीपी मुझे दिखी, ना मुझे एमसी दिखी, ना मुझे कांग्रेस के लोग दिखे। वाहिद आदमी, आप सब जानते हो मीडिया, नेशनल मीडिया के ऊपर वाहिद आदमी मैं अपने कश्मीर की वकालत कर रहा था डिबेट पर, और वहां मुझे मारा भी गया। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं है, मैंने सिर्फ मांगा तो अरब की ज़ात से मांगा है और इंशाल्लाह आगे भी मांगूंगा। उसके बाद कश्मीर के अंदर जो हालात बने आप सब जानते हैं, इंटरनेट बंद हुआ, 370 खत्म हुआ। मैं ये सोच रहा था कि शायद सच की सियासत यहाँ कश्मीर में दोबारा होगी और लोग सच बोलेंगे। चाहे जितने भी लोग गिरफ्तारियां हुई 370 के टाइम, वो भी आप सब जानते हो, नौजवानों को खासकर गिरफ्तार किया गया। होम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा था कि हम जब 370-35 खत्म कर रहे हैं तो 2 परिवारों की वजह से, एक अब्दुल्ला और एक मुफ्ती परिवार से। लेकिन मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार आज भी एमपी बनना जा रहे हैं, वोट ले रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवान आज भी जेलों के अंदर बंद हैं। मैं सरकार से सिर्फ गुजारिश करूंगा, मैं आज अल्ताफ बुखारी साहब के साथ मैंने पार्टी ज्वाइन किया है, इनका एक विजन है कि मुझे जेलों से बेगुनाह लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको बाहर लाना है। रूही को यह बोला गया जब मैंने पीडीपी ज्वाइन करवाया रूही को कि तुम डोरू में काम करो, कोकरनाग डोरू में काम करो, पब्लिकली लोगों के पास जाओ, बट कभी भी किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। इस 2-3 महीने के अंदर जो चुनाव सिस्टम चला, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैडम जी ने डिबेट के लिए मना किया, आप रुक जाओ। मैडम जी कह रही थी कि आप बीजेपी के साथ खिलाफ मत बोलिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलिए। किसी भी मीटिंग में पीडीपी के लोगों ने इसको नहीं बुलाया, सिर्फ ये कहा कि आप फेसबुक पे जो आपके फॉलोअर्स हैं वहां हमारी वीडियो चढ़ा दीजिए, फोटो चढ़ा दीजिए, हमें पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, हमें सेंटीमेंट हमारे साथ होना चाहिए, ये गाइडलाइन थी। बाकी हम पब्लिक लाइफ में आपको नहीं लेकर जाएंगे। देखो, खास वजह तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे जो जेलों में बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो 4 साल से प्रोटेस्ट पे है, नंगे पाँव चल रहे हैं, तो क्योंकि वो खुद भी 7 बार जेल गए हैं, कि मैं वो उनके घर वालों का दर्द अच्छे से जान सकती हूँ कि जिनके बच्चे जेलों में हैं कि वो कैसे सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, उनकी हालात क्या होगी कि मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि जब घर का बड़ा आ गया, घर का कोई भी जेल में होता है तो पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो मेरा यही मौक़िफ़ है कि मेरे बच्चों को बाहर लाया जाए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टियों को माफ़ी दी गई है, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, जब उनको बाहर निकाला गया, जिन्होंने सब कुछ किया है कश्मीर में, अगर उनके लिए आज़ादी है, तो जो बेचारे खामखा जेल में बंद है, जो बेचारे किसी की भड़काव में आके उन्होंने कुछ किया है, तो उनको भी एक माफ़ी मिलनी चाहिए। मतलब जितने भी कश्मीर के बच्चे, खाली वो नहीं कि जिन्हें मर्डर किया है या जिनका कोई और केस है, लेकिन जो पॉलिटिकली बंद है, चाहे उसमें हमारे उलमे हजरात है, जमाती के लोग हैं या बाकी लोग हैं, आम लोग हैं, बच्चे जिनको पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, तो उनको एक। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल, छोटे से ब्रेक। कब से हम इंतजार हुए डायरिया के शिकार, दूषित पानी पीने से फैल रहा है डायरिया। शहडोल के बाढ़ सागर में मोबाइल फोन में हुआ ब्लास्ट, 15 साल की लड़की के हाथ और चेहरे के उड़े चीथड़े, गंभीर बच्ची को रीवा मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। हरदा के कुकरावत गांव में कुएं में गिरने से बुजुर्ग की मौत, कुएं के पास लगे पेड़ से फूल तोड़ने के दौरान हुआ हादसा, पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से घायल बाघ को भेजा मुकुंदपुर, सफारी दिनों से लंगड़ा कर चल रहा था बाघ, इलाज के लिए विशेष वाहन से मुकुंदपुर के लिए किया गया रवाना। रतलाम में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर घायल, जिला अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। बुरहानपुर में डायरिया के बढ़ते संक्रमण पर एक्शन, नगर निगम ने होटलों को खंगाला, अनियमित
जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने रामबन के मुतासरीन से मुलाकात की और राहत और इमदादी कामों और बाज़ाबातकारी के अमल का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरीन की रुदाद भी सुनी। कुदरती आफत से बेपनाह अमलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं। बुनियादी सहूलतों को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। रोजगारी दीजिए तो सर आप एनवायरमेंट उसी में होता है। जियोलॉजिस्ट की टीम एनवायरमेंट का वही काम करते हैं, सभी है। अभी तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इसकी स्टडी की जा रही है और टीम्स भी आएगी, उसकी स्टडी करेगी। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से कि हिल एरिया है जहां पर कि पानी और सीपेज से जो है उसका रहा है। अभी तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जिससे कि एक मास मूव करने लग गया, उसकी वजह से आगे बढ़ा। बात यह है कि जैसे बहुत डिफरेंट जगह पे जैसे इंसिडेंट होता है, जिस इंसिडेंट की ग्रेविटी देखी जाती है, उसमें डैमेजेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट में रूल्स है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग मुआवजा दिया जाता है। जैसे ये इंसिडेंट 25 तारीख को हुआ, उस टाइम डीसी और एसएसपी साहब इमीडिएटली यहाँ आए। इन सभी लोगों को सबसे बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए आपको, डीसी और एसएसपी की टीम को, जो इन्होंने यहाँ पर किसी भी कैजुअलिटी के हुए बिना सबको शिफ्ट किया, जो उनको किया। उसके बाद में इमीडिएट रहता है कि रिहेबिलिटेट करना, रिलीफ कैंप लगाया गया, लोगों को वहाँ पर खाने पीने रहने की व्यवस्था की गई, मेडिकल व्यवस्था की गई। उसके बाद में इन्होंने इसको स्टडी करवाया गया, तो वहाँ जाने की किसी तरह की नौबत नहीं थी, नहीं जाने दिया गया। उसके पश्चात जो एक्स ग्रेशिया रिलीफ है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो एसडीआरएफ रूल में आ रहा है। बाकी इसके अंदर पूरा प्लान बनाया जा रहा है कि इन लोगों को किस तरीके से इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनकी दूसरी चीज़ों के लिए जितनी इनकी बेसिक नेसेसिटीज है उसको पूर्ति की जाएगी। जो भी गवर्नमेंट आगे करेगी, गवर्नमेंट अच्छे से। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामसू के मकाम पर तामीरी कंपनी सिगल इंडिया के कैंप ऑफिस के बिल्कुल सामने अचानक से एक बड़ा पहाड़ गिरने से कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर रही। भारी चट्टान के खिसकने से ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा हर दो तरफा ट्रैफिक को रोककर बहाली का काम शुरू किया गया। वाज़ेह कि सब डिवीज़न रामसू में अवाम लगातार इल्ज़ाम लगा रही कि इलाके में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से 4 लेन प्रोजेक्ट्स पर नामवर तामीरी कंपनियां अपनी मनमर्जी से काम कर रही हैं, जिससे इलाके में तबाही का आलम पैदा हो गया है। इलाके में घरों को नुकसान हुआ है और इस बड़ी चट्टान के खिसकने से हसनबास इलाके में बड़ा खतरा लाहक हो गया। ताहम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक के आमदोरफ्त मुतासिर हुए तकरीबन 4 घंटों से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। JKRTTF जिला बारामुल्ला के एक वफ्द ने DP बारामुल्ला लतीफ़ अहमद गिलानी और यूटी एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यासीन शाह की क़यादत में नए चीफ एजुकेशन ऑफिसर शब्बीर अहमद खान से मुलाकात की। मुकर्रीन जिन्हें लतीफ़ अहमद गिलानी, मोहम्मद सादिक लोन और नवेद अंजुम कुरैशी ने उम्मीद जाहिर की कि नए CEO की रहनुमाई, दानिशमंदी, तजुर्बा और लगन के तहत बारामुल्ला ज़िला तरक्की की नई राहें अबूर करेगा। रहबर तालीम कम्युनिटी से मुतालिक कुछ मसाइल को भी उजागर किया गया। CEO ने रहबर तालीम टीचर्स फोरम का शुक्रिया अदा किया और साजगार तालीमी माहौल और नई तालीमी पॉलिसी के बेहतर निफाज के लिए इनका ताउन तलब किया। यहां रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जुर्माना। आगरमालवा में 1 साल पहले गुम हुए युवक को परिवार से मिलवाया। सोशल मीडिया और पुलिस के पहल पर युवक को मिला परिवार। अहमदाबाद से लापता हुआ था युवक। अंबिकापुर में NH 130 पर अनियंत्रित पिकअप वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत, 2.5 साल का मासूम और पिता घायल। सूरजपुर के धनेशपुर गांव में कांग्रेस नेता की दबंगई, महिला के साथ कांग्रेस नेता ने की मारपीट। पीड़ित तुंदरगांव के हथकरघा के बुनने वाले ऊनी शालों, स्टोलों और कंबलों को बुनने के अपने रिवायती हुनर को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम उधमपुर की हुकूमत के डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम ऑफिस की मदद से वो कार खंडर स्कीम के तहत रिवाइवल ऑफ लैंग्वेजिंग क्राफ्ट के जरिए इस मादूम सकाफत को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। राजेश कुमार एक सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर, वीवर सेंटर से टेंडर चलानी उधमपुर में हुकूमत की मदद ने बहुत से बुनकरों को कारोबार में वापस लाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन अभी भी बुनकर मजीद मदद के ख्वाह हैं।
ये हम खड्डी का काम करते हैं, हैंडलूम का। तो हमें ये काम करते हुए 25-30 साल हो गए। तो जहाँ पे अपना हम प्राइवेट काम करते हैं, तो एक सेंटर भी था हमारा वो क्लस्टर के लिए। तो CFC वो सोसाइटी है यहाँ पे, तो सोसाइटी में वो क्लस्टर के लिए वो किया था उन्होंने। लेकिन बहुत साल हो गए, 8-10 साल हो गए, पता नहीं कागजों में चला नहीं चला, क्या हुआ। जहाँ पे तो कुछ नहीं है। सेंटर दिया था DC मैडम ने, मेरी बात हुई थी DC मैडम यहाँ पे भी आई थी, तो उन्होंने देखा अच्छा काम है। उन्होंने अपने यहाँ AD साहब से बोला कि इनको कोई बेनिफिट दो। उन्होंने एक सेंटर जहाँ पे लॉन्च किया, तो वो हमने चलाया। तो 6 महीने के लिए हमने ट्रेनिंग दी, उनको 10 कैंडिडेट तैयार किए। उसके बाद हमें बुलाया था, हम गए थे वहाँ अपने उधमपुर जम्मू हेड ऑफिस में। तो डायरेक्टर साहब से बात हुई थी, डिप्टी डायरेक्टर साहब ने, मैडम ने, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा हमने देखा भी आपका काम अच्छा चल रहा है। तो मैंने उनको बोला था भाई आप हमें सेंटर दे दो आगे, और बंदे हम ट्रेन करेंगे, शाल वगैरह कंबल वगैरह हमने ट्रेनिंग की हुई है दिल्ली में, बास्ट ट्रेनिंग की। तो हम डिज़ाइन को दिखाएँगे, बताएँगे। न्यू कॉलोनी चक नूरपुरा तराल में बिजली का निज़ाम अबतर हो गया है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में मौजूद बिजली का तरसीली निज़ाम और खंबे काफ़ी बोसीदा हो चुके हैं, जो इंसानी आबादी के लिए कभी भी खतरा है। उन्होंने बताया कि अगरचे महकमे बिजली से कई बार तरसीली निज़ाम और नए खंबे नस्ब करने की मांग की गई, ताहम उन्होंने इस मसले को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने महकमे से मुदाखलत की अपील की। इलेक्ट्रिसिटी लाइन ऐसे है कि कोई अगर कभी भी लाइन गिरे कोई पूछता ही नहीं, फिर इस लाइन को फिर हमें खुद ही उठानी पड़े, चाहे हम बिजली की कारण से मर जाए, कुछ भी हो जाए। हमने इनको बार बार ये बात कही है कि हमारी ये इस्तीदा आप तक पहुँचे कि हमने एक खंबे जो लाए इनको चेंज करके हमें हमारे से ताउन करें, और हम आपके साथ ताउन, हम आपका रिस्पॉन्स देंगे, आप हमारा रिस्पॉन्स दो। जो तार के खंबे हैं बहुत टूटा हुआ है, हमने अपने खरीद के लाए हैं मगर बहुत टूटा हुआ है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमें तार और पोल चाहिए, क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ से निकलते तार नीचे उतरती है तो मर जाएगा मौके पर ही। इसलिए आपकी वसादत से गवर्नमेंट अपील करूँगा, पोल और तार चाहिए। हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं, अगर हम फीस देते हैं फी मंथ के हिसाब से फीस भरते हैं तो पावर भी नहीं रहती है और बहुत दिक्कत होती है, हमें बहुत दिक्कत। हमें तो शमा के लाइट से खाना। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।